नमस्ते छात्रों, ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई ज़ोरों से चल रही होगी। आज हम पाठ क्रमांक 9 चुनिंदा शेर नामक गज़ल का अध्ययन करेंगे। ज़रा बताओ तो मुझे कि आप किन किन गज़लकारों के नाम जानते हो? नीरज, दुष्यंत कुमार, अदम गोंडवी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुनव्वर राणा, कुमार विश्वास, डॉक्टर राहत इंदौरी। कक्षा 11वीं में हमने डॉक्टर राहत इंदौरी की गज़लों का अध्ययन भी किया है। आज हम कैलाश सेंगर की गज़ल को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। कवि कैलाश सेंगर का जन्म 16 फरवरी 1954 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। नागपुर महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी भी है। सहज सरल हिंदुस्तानी भाषा में लेखन आपकी विशेषता है। आम आदमी की जिंदगी में घुली वेदना, प्रश्न, भावना और उसकी धड़कन को आपने आपकी रचनाओं में व्यक्त किया है। काव्य में नए मौलिक प्रयोगों को कवि ने स्थान दिया है। कथ्य के तीखेपन के कारण सेंगर आज के गज़लकारों में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय नाम है। गज़ल, कविता, कहानी, पत्रकारिता आदि विविध विधाओं में आपका योगदान है। हिंदी, मराठी दोनों भाषाओं पर कवि का प्रभुत्व है। कवि की भाषा पाठकों के मन और बुद्धि को झकझोर कर रख देती है। प्रमुख कृतियाँ सूरज तुम्हारा है नामक गज़ल संग्रह, यहाँ आदमी नहीं जूते भी चलते हैं और सुबह होने का इंतज़ार नामक 2 कहानी संग्रह, अभी रात बाकी है नामक अनुदित साहित्य। विधा परिचय। चुनिंदा शेर यह एक गज़ल है। गज़ल होती क्या है? गज़ल किसे कहते हैं? गज़ल उर्दू कविता का बेहद लोकप्रिय प्रकार है। गज़ल शेरों से बनती है और शेर 2 पंक्तियों का होता है। गज़ल की लोकप्रियता के कारण इसे हिंदी ने भी अपनाया। हिंदी में गज़ल ने नया रूप ले लिया। रूमानी भावभूमि से हटकर यथार्थ की ज़मीन पर गज़ल खड़ी हो गई। गज़ल में कम से कम 5 शेर का होना अनिवार्य है। गज़ल का हर शेर स्वतंत्र होता है। इसका संबंध दूसरे शेरों से होना अनिवार्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी गज़ल में 25 शेर हो तो उसमें 25 स्वतंत्र कविताएं हैं। गज़ल लोकप्रिय होने के कई कारण हैं। भाषा की नज़ाकत, शेर के माध्यम से बातचीत का सिलसिला, 2 पंक्तियों में विरोधाभास, मुहावरों की ताकत, दुनिया की हकीकत, सूफियाना ख्यालात और संगीत। पाठ परिचय। प्रस्तुत चुनिंदा शेर यह गज़ल सूरज तुम्हारा है इस गज़ल संग्रह से ली गई है। गज़लकार ने इस गज़ल के माध्यम से सामाजिक अव्यवस्था, विडंबना, विषमता का चित्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है। आम आदमी की व्यथा को, कराहों को, उसकी वेदना को हम तक पहुंचाने का यहाँ प्रयास किया गया है। उसकी बेबसी, विवशता के कारण वह अपनी पीड़ा व्यक्त करने में असमर्थ है। मनुष्य की इस विवशता को, मजबूरी को और उसे समाप्त करने के प्रयासों को गज़लकार ने वाणी प्रदान की है। गज़ल का पहला शेर है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। गज़लों से खुशबू बिखराना हमको आता है, चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। प्रस्तुत शेर में शायर कैलाश सेंगर बड़े आत्मविश्वास के साथ कवि या शायर इस दुनिया में परिवर्तन किस प्रकार ला सकता है यह बता रहे हैं। कोई शायर अपने विचारों से समाज को बदल सकता है। अपनी रचना द्वारा समाज में
नए विचारों की खुशबू बिखेरता है। जिस प्रकार सुंदर फूलों की खुशबू चारों ओर फैल जाती है, उसी प्रकार शेरो शायरी से मिलने वाले आनंद की खुशबू भी समाज में फैल जाती है। और इतना ही नहीं, कवि विश्वास से आगे ये भी कह रहे हैं कि चट्टानों पर फूल खिलाना हमको आता है। यहाँ चट्टानों पर फूल खिलाना यह एक मुहावरा है, मतलब कड़ी मेहनत से कोई सफलता पाना, असंभव को भी संभव कर दिखाना। आज समाज में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, वह हमें बदलनी है, दूर करनी है। शायर इन दोषों को दूर करने के लिए अपनी शायरी का उपयोग करना चाहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग समाज को अलग अलग ढंग से बदल सकते हैं। जैसे समाज सेवक लोगों की प्रत्यक्ष सेवा करता है, डॉक्टर शारीरिक बीमारी को दूर करता है, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, शिक्षक छात्रों को पढ़ाकर उन्हें समाज की प्रगति में योगदान देने योग्य बनाता है। वैसे ही कवि या गज़लकार अपने विचारों से, लेखन से समाज का प्रबोधन करते हैं, समाज को सही दिशा दिखाते हैं। कवि बड़े विश्वास के साथ यहाँ कह रहे हैं कि हमारी गज़लों में, काव्य में ऐसी शक्ति है कि वह लोगों में खुशी की खुशबू फैला देती है। समाज में नया, योग्य परिवर्तन लाने का काम हम गज़लों द्वारा करते हैं। साहित्य से केवल मनोरंजन होता है, यह हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। साहित्य तो समाज का दर्पण है। रचनाकार तो अपनी रचना द्वारा समाज को बदलने की क्षमता रखता है। आगे, परिंदों को शिकायत है, कभी तो सुन मेरे मालिक, तेरे दानों में भी शायद लगा है घुन मेरे मालिक। परिंदा यानी पंछी, घुन यानी अनाज खाने वाला कीड़ा। सेंगर जी बहुत ही अलग विचार इस शेर में व्यक्त कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं, इतने खराब हो चुके हैं कि कवि का अब ईश्वर की कृपा पर भी भरोसा नहीं रहा है। वास्तव में जीवन में जब कोई संकट, कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले हम ईश्वर को याद करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं कि इस समस्या से हमारी रक्षा करो, और हमारा विश्वास होता है कि हमारी प्रार्थना सुनकर भगवान की हम पर ज़रूर कृपा होगी। परंतु आज हालात इस प्रकार खराब हो रहे हैं कि परिंदे भी ये शिकायत कर रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से जो दाने मिल रहे हैं वो कैसे हैं, जिनमें घुन लगी है, जो खराब है, जिनमें कीड़े हैं। सेंगर जी कह रहे हैं कि जिन बातों से हमारे शरीर का, हमारे विचारों का पोषण हो रहा है, उन बातों में, उस स्थिति में ही अगर आज इतनी खराबी आ गई है कि हमारा भरण पोषण भी आज गलत ढंग से हो रहा है, और इसलिए कवि साक्षात भगवान से ही यह कह रहा है कि तुम्हारी कृपा पर जीने वाले परिंदों को तुमसे ये शिकायत है कि तुम्हारी दानों में ही कहीं खराबी है। इसका नतीजा ये है कि आज समाज भी बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है। कवि तमाम वर्तमान स्थितियों से अत्यंत निराश हो चुके हैं और वे ईश्वर से ही कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा में ही कहीं ना कहीं कोई खराबी है, दोष है, कमी है, जिस कारण समाज की आज ऐसी स्थिति हो चुकी है। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए, सारे जवाब उनके उजालों में खो गए। कभी कभी हमारी प्रतिक्रियाएं कितनी विचित्र होती है, यह बात कवि हमें समझा रहे हैं। जीवन में कोई समस्या नहीं, ऐसा जीवन तो नहीं हो सकता, कम या ज़्यादा, मगर समस्याएं होती तो है, मुश्किलें आती तो है।
कवि यहाँ बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो चंद सवाल है उनसे डर कर या उनसे प्रभावित होकर हम उन्हें सुलझाने में या उनके विचारों में इतने गड़ गए हैं, उलझ गए हैं कि कई छोटी छोटी खुशियाँ, कई छोटे छोटे आसान काम उन्हें हमने खो दिया है। ज़िंदगी में सिर्फ समस्याएं या सिर्फ मुश्किलें कभी भी नहीं होती। ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है, उसके अनेक पहलू हैं और इन पहलुओं में से एक पहलू समस्या का होगा तो दूसरे कई पहलू आशादायी भी होंगे जो जीवन का मार्ग दिखलाने वाले होंगे और हम इन्हें ही नज़रअंदाज कर देते हैं। हम वो मौके ही खो देते हैं जिनसे हमें थोड़ा बहुत आनंद मिल सकता है। फलस्वरूप हमारा जीवन बोझिल और मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमने उन्हीं के जवाब ढूंढने में इतना वक्त लगाया कि छोटी छोटी आसान बातें जिन्हें हम हल कर सकते थे उसी ओर हमने दुर्लक्ष्य कर दिया। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। चट्टानी रातों को जुगनू से वह सवारा करती है, बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कवि यहाँ पर आशावादी संदेश देते हैं। निराशा के अंधकार में छिपी आशा की किरण को हमें खुद ढूंढना चाहिए। हम सिर्फ अंधकार का ही रोना लेकर बैठेंगे तो कभी भी नया मार्ग नहीं मिलेगा, उसे खोजना होगा। चट्टानी मतलब कठिन। चट्टानी रातों में यहाँ पर रातों का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है। निराशा भरे जीवन में कठिन से कठिन मुश्किल रातों में अगर आकाश में तारे ना भी हो, अंधेरी रात को कहीं न कहीं क्षण भर का प्रकाश देने वाले जुगनू भी उनकी क्षमता के अनुसार वातावरण आलोकित करते हैं, प्रकाशित करते रहते हैं। ऐसे ही भगवान की कृपा भी हम पर होती ही है। निराशा के घनघोर अंधकार में जुगनू की तरह क्षण भर ही क्यों न हो हमें प्रकाश देती रहती है। कहीं न कहीं कोशिश करने पर हमें दिखाई देता है कि बरसों से एक सुबह हमारा नाम पुकारा करती है। कहीं न कहीं एक स्थान ऐसा होता है जहाँ जाकर हमारी उलझनें सुलझती है, हमें नया मार्ग नज़र आ सकता है। हमें ऐसी सुबह खुद ढूंढनी चाहिए। कठिनाइयों से डर कर हाथ पर हाथ रखे बैठे, निराश होकर उदास होकर बैठे तो मार्ग नज़र नहीं आएगा। समस्याओं की रात के बाद कहीं न कहीं उजाला लेकर सुबह भी आती है। उस सुबह को खोजने की आशावादी संदेश कवि देते हैं। मतलब हमें उस सुबह को खोजना होगा। मुझे हरिवंशराय बच्चन जी की नीड़ का निर्माण फिर यह कविता याद आ रही है। तूफानी अंधकार की रात का वर्णन कवि इसमें करते हैं। तूफान से सब कुछ टूट रहा है, चारों ओर उथल पुथल मची है, बड़े बड़े घर टूट रहे हैं, परंतु सुबह के समय एक तिनका लेकर उड़ने वाला पंछी कवि को नजर आता है, जो रात्रि के अंधकार से डर कर, हार कर, निराश होकर नहीं बैठता। वह अपना नया घोंसला फिर से बनाने की कोशिश में लगता है। हमें सतत प्रयत्न करने चाहिए, यह संदेश यहाँ पर कवि हमें दे रहा है। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। वह आसमां पे रोज एक ख्वाब लिखता था, उसे पता न था वह इनकलाब लिखता था। हम भी कभी जाने अनजाने में ऐसा कुछ कर देते हैं कि कुछ नया, कुछ अलग काम हो सकता है, क्रांति हो सकती है, समाज में परिवर्तन हो सकता है। और इसलिए गज़लकार बता रहे हैं कि कोई साधारण आम आदमी जो रोज नए नए ख्वाब देखता था, रोज उसके मन में नए सपने, नई बातें आती थी, और जब हम सपने देखते हैं तो उसे पूरा करने की कोशिश भी करते हैं। कवि बताते हैं कि ऐसा सपने देखने वाला मनुष्य
ये जानता भी नहीं था कि वह कई क्रांति मतलब इनकलाब कर रहा है। वह कई समाज में परिवर्तन ला रहा है। हमारी छोटी छोटी बातें भी समाज को बदलने के लिए बहुत मायने रखती हैं, बहुत काम आती हैं। आम सामान्य से लगने वाले लोग भी सहजता से नया परिवर्तन समाज में लाते हैं। परिवर्तन कोई जादू नहीं है कि अचानक कोई बहुत बड़ी घटना घटी और समाज में परिवर्तन आ गया, बदलाव आ गया। ये तो छोटी छोटी बातों द्वारा होता है और इसीलिए इन छोटी छोटी बातों की अहमियत कवि इस शेर द्वारा हमें समझा रहे हैं। हंसी से अपने आंसुओं को छुपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा के देखो। हंसी से अपने आंसुओं को छिपा कर देखो, नया मुखौटा ये चेहरे पे लगा के देखो। मुखौटा यानी मास्क। इस शेर में कवि ये बात हमें बता रहे हैं कि दुख, मुश्किलें, कठिनाइयाँ, असफलता तो सबके जीवन में आती है। इसी के लिए अगर हम रोनी सूरत लेकर बैठे रहे तो यह अच्छा नहीं होगा। हमें अपने दुख को छिपाकर अपने ही मन में रखना होगा और अपने आंसुओं को कहीं न कहीं हंसी के मुखौटे के पीछे छिपाना होगा। अगर हम दुखी हैं, हम उदास हैं, तो हमारे आसपास के लोग भी दुखी या उदास होंगे या तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। कवि रहीम भी कहते हैं ना, रही मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठिले है लोग सब, बाटी न ले है कोई। मतलब हमारा दुख कोई नहीं बांट लेता, ना ही उसे कोई कम कर सकता है, तो क्यों हम दूसरों के सामने अपने दुख का प्रदर्शन करें। और इसीलिए कवि कहते हैं कि अपनी रोनी सूरत को, अपने आंसुओं को छिपाकर उस पर कभी हंसी का मुखौटा लगाकर देखो। शायद इससे हमें कोई नई आशा नजर आएगी, हमें नया मार्ग नजर आएगा। आज हमने चुनिंदा शेर गज़ल के 6 शेरों का अध्ययन किया है। बची हुई गज़ल को हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। यही रुकती हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।